हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टार्ट किया जाए आज का एक नया सेशन जिसमें हम लोग बात करेंगे नीट के और सीयूटी के दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दोनों में डिफरेंस क्या है कि दोनों का लेवल सेम है, बस नीट में एक एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ होती है जो 11th सिलेबस है 11th क्लास के, वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। जबकि सीयूटी का जो नया सिलेबस है उसमें केवल 12th लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है केवल 12th लेवल के क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। नीट लेवल में 11th और 12th दोनों के पूछे जाते हैं। हालांकि यही क्वेश्चन जो 12th के बेस पर सीयूटी पूछे जा रहे हैं, सेम पैटर्न पर नीट के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन एमसीक्यू जो हैं वो दोनों के लिए यूजफुल रहेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए आपको ले चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की ओर। तो पहला क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड लेवल के लिए भी है। नाइट्रोजन गैस में कपूर एक प्रकार का विलयन है। तो नाइट्रोजन गैस है जो विलायक की तरह काम करेगा। गैस क्या है? विलायक की तरह के। और जो कपूर है वो सॉलिड है जो विलेय की तरह। ये क्या हो गया? विलेय। और गैस क्या हो गया? विलायक। तो दोनों के मिलने से क्या बन गया? विलयन। तो विलयन ये कैसा है? ठोस गैस का विलयन है, ठीक है ना। क्योंकि कपूर क्या है? ठोस है। नाइट्रोजन क्या है? गैस है। तो गैस किसमें? गैस ज़्यादा होगा और कपूर कम होगा। तो ठोस विलेय है और गैस विलायक है। तो ठोस द्रव का ठोस गैस का विलयन है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में, थोड़ा सा जो क्वेश्चन होता है ट्विस्ट हो जाता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। देखिएगा कैसे क्वेश्चन है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में कार्बनिक यौगिकों का सही क्रम पहचानिए। अब ये क्रम में क्वेश्चन मार्क से ही स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन मार्क है मैग्नीशियम धातु, शुष्क ईथर, क्वेश्चन मार्क H2O, क्वेश्चन मार्क Cl2 और हीट है, और क्वेश्चन मार्क। तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह कौन कौन सा बनेगा और किस क्रम में बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ये दिया है आपके क्वेश्चन में ही कि 4 चीज़ें बनती हैं, वो कौन कौन से बनेंगे, किस क्रम में बनेंगे। अच्छा एक बार मैं बता दूं कि ये जो स्टार, ये पंचभुज, चतुर्भुज और ये हैं, ये सब उसके कोड हैं। प्रश्न पत्र में आए हुए हैं, उसके छपे हुए हैं, उनका कोडिंग है। तो इससे आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। चलिए अब आप देखिए कि मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या बनता है, क्या लेंगे इसमें से चारों में से। तो आप जब क्या लेंगे? ब्रोमोमीथेन लेंगे तो ये क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मार्क रहेगा बी, यहाँ पर बी हो जाएगा, नहीं CH3Br। फिर CH3Br Mg से क्रिया करके क्या बनाएगा? CH3MgBr, यानी यहाँ पर हो जाएगा ए, ठीक है। अब जो CH3MgBr का जल अपघटन कराएंगे पानी की उपस्थिति में, तो ये बनाएगा मीथेन। क्या बनाएगा? मीथेन, यानी ये हो जाएगा डी। उसके बाद जब क्लोरीन के साथ हीट करेंगे मीथेन को, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यानी मुक्त मूलक अभिक्रिया होगी, तो बनेगा क्लोरोमीथेन, यानी ये हो जाएगा सी। तो बी, ए, डी, सी किस क्रम, किस ऑप्शन में है देख लीजिए। BACD ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन सरल है, घुमावदार कर दिया है इसलिए कठिन लगता है, समय ले लेता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। पराशर दाब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए मैं हिंदी मीडियम के लिए भी बना रहा हूँ, हिंदी हिंदुस्तान सबके लिए एक समान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न तीसरा, प्रोटीन, हाँ मैं क्या पढ़ रहा था, पराशर दाब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पराशर दाब के संबंध में क्या कथन है, क्या क्या कथन है उसको देखिए। तो पहला कथन है प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान को पराशर दाब विधि का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही कह रहा है। पराशर दाब मोलरता के समानुपाती होता है क्योंकि पाई बराबर क्या होती है? CRT, और C यहाँ क्या होता है? मोल प्रति मोल, N/V होता है, तो यानी N/V मोलरता ही होता है, तो समानुपाती होता है, सही है। जब पराशर दाब से बड़ा दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है तब प्रतिलोम पराशर होता है, यानी विपरीत पराशर होता है, बिल्कुल सही है, ये भी सत्य कह रहा है। तीसरा भी, पराशर दाब के परिणाम स्वरूप ऊतक कोशिकाओं में पानी के प्रतिधारण के कारण एडिमा होता है, ये भी सत्य है। तो किस ऑप्शन में चारों सत्य वाला दे रहा है देख लीजिए, छाटिए। तो ABCD चारों, ऑप्शन नंबर 3 में देखिए चारों ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन 3 में
ए बी सी डी सभी के सभी सत्य हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, न्यूमेरिकल से क्या कर रहा है, शुद्ध द्रव ए और डी का 50 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब क्रमशः 500 mmHg है और 800 mmHg होता है। फिर आगे कह रहा है 50 डिग्री सेल्सियस और 700 mmHg के दाब पर ए और डी का द्विआधारी विलयन उबलता है। द्विआधारी विलयन मतलब बाइनरी सॉल्यूशन विलयन उबलता है। विलयन में डी का मोल प्रतिशत है, मोल प्रतिशत पूछ रहा है डी का, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, फार्मूला क्या लगाएंगे, चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए, आपको आ रहा है तो लगाइए, थोड़ा टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो चलिए समझाने का प्रयास करते हैं, आपको समझ में आता है तो ठीक है। देखिए शुद्ध जब ए का वाष्प दाब दिया है तो पी नॉट ए बराबर कितना दिया है 500 mmHg, इस तरह से डी का कितना दिया है वाष्प दाब 800 mmHg, और टोटल दाब जो दिया है ए और डी का क्या है 700 mmHg। द्विआधारी विलयन बना रहा है तो मतलब 700 mg टोटल प्रेशर है, और पूछा क्या है एक्स डी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ डी। तो डाल्टन के अनुसार आप जानते होंगे कि कुल दाब बराबर होता है अवयव के आंशिक दाब के योग के बराबर, और आंशिक दाब और मोल अंश में क्या संबंध होता है कि पी ए बराबर को अब लिख सकते हैं विलय का कोई भी अवयव का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में और उसके मोल अंश, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल अंश, तो इन दोनों को इसमें बदल लिया गया। अब आपसे ये एक्स डी पूछ रहा है, तो एक्स डी निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मोल के नियम के अनुसार किसी भी का सभी विलयन में सभी अवयवों के मोल अंश का योगफल कितने बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अच्छा, आपको ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है, धीमा समझ में आ रहा है, धीमा का मतलब छोटा समझ में आ रहा है तो थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, चलिए अब एक्स डी को निकालना है तो 1 माइनस एक्स ए कर सकते हैं, यानी वैल्यू में एक्स ए को किस में बदल दिया गया है एक्स डी के पावर में, ताकि 1 माइनस एक्स ए करके उसको रखा जा सकता है। तो पी टी बराबर, यहाँ पर पी टी बराबर दोनों का योग है, दोनों को वैल्यू रखेंगे, तो पी ए नॉट ए 1 माइनस एक्स डी प्लस पी डी नॉट एक्स डी। अब सबको वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, पी टी टोटल 700, 500 है एक्स पी ए है, 1 माइनस एक्स डी निकालना है एक्स डी, 800 गुणे एक्स डी, तो दो जगह एक्स डी है, उसको सॉल्व किया जाएगा तो कितना आ गया, एक्स डी का मान कितना आ गया 0.66, ठीक है ना, लगभग। अब इसको प्रतिशत में पूछा है यहाँ क्वेश्चन में, तो प्रतिशत के लिए क्या कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे 100 से, तो 66%। तो हमने पूरी तरह से इसको काटते हैं 20 200 बटे क्या आया था 300 आया था, तो इसको काटते जाएंगे तो क्या होता था 0.6666, यानी 6 लास्ट में राउंड अप करते हैं तो 6-7 होता है, तो इसलिए हमने राउंड अप नहीं किया है, केवल 66 लिखा है, ठीक है ना। 0.66 100 से गुणा करने पर 66%। अब देखते हैं इसका आंसर किसके करीब कौन दिया है, इसमें दिया है 33, 66, 25, 75, तो आंसर क्या होगा 66.67 मोल प्रतिशत, ठीक है ना। डाल्टन लॉ लगेगा, बस आपको नोट कर लेना है, उसमें सबका वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन में है निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए 2A2G गैस है 1/4 XG 2A2XG, ठीक है, ये रिएक्शन दिया है। अब रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट A का 2 है, X का 1/4 है, तो उससे क्या मतलब है, आपको क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि क्या पूछ रहा है, क्या दिया है। दाब को कम करने पर इसका आयतन मूल मान का दोगुना हो जाता है, यानी दाब कम करेंगे, प्रेशर क्या कर रहे हैं कम, तो आयतन क्या हो जा रहा है दोगुना हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। यदि अभिक्रिया x के सापेक्ष प्रथम कोटि, x के सापेक्ष क्या है प्रथम कोटि, x के सापेक्ष प्रथम कोटि है और A2 के सापेक्ष द्वितीय कोटि की है, तो अभिक्रिया की दर बताइए क्या होगा। तो दर ज्ञात करने के लिए आपको दो इक्वेशन लगाना पड़ेगा, इसमें आंसर बता दें तो आंसर हो जाएगा इसके प्रारंभिक मान से 8 गुना कम हो जाएगा, लेकिन कैसे हो जाएगा इसी को एक्सप्लेनेशन देंगे हम, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन कैसे होगा देखिए, पहले रिएक्शन लिख लीजिए, A2 और X का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर जो दिया उससे बहुत मतलब नहीं है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, सभी गैसियस स्टेट में है,
और जो प्रेशर बोल रहा है और आयतन बोल रहा है, प्रेशर और आयतन में उल्टा संबंध होता है, यानी प्रेशर घटेगा तो आयतन बढ़ेगा। तो आयतन कितना बढ़ रहा है, दोगुना। प्रेशर कितना घट रहा है, तो दोगुना बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रेशर आधा हो जाएगा। और प्रेशर और कंसंट्रेशन एक दूसरे का क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर इसी बात को समझाया गया कि प्रेशर या कंसंट्रेशन वॉल्यूम के एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी उल्टा होते हैं। यदि वॉल्यूम दोगुना बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन यानी सांद्रता 1/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सही बात है। चलिए, अब आप जानते हैं रेट, वेग बराबर क्या होता है। वेग बराबर क्या होता है कि जब वेग समीकरण लिखेंगे तो के वेग स्थिरांक और उसके जो घातांक में जो सांद्रता के ऊपर निर्भर कर रहा है सापेक्ष, वो लिख दीजिए। एक्स के प्रति कितना है, ए के प्रति 2 है और एक्स के प्रति 1 घातांक, यानी प्रथम कोटि के क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि x के सापेक्ष प्रथम कोटि और a2 के सापेक्ष द्वितीय कोटि, तो वही लिख दीजिए वो आप वेग समीकरण में कि a के सापेक्ष क्या है, द्वितीय कोटि, और x के प्रति प्रथम कोटि। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है ना, ये प्रारंभिक। अब आप जब इसके प्रेशर को क्या कर दिया जा रहा है, कम, तो वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, दोगुना। तो प्रेशर या कंसंट्रेशन एक ही चीज़ है, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, आधा। तो जो रेट सेकंड है, सेकंड टाइम, वो सांद्रता का क्या कर दीजिए, आधा, सबको 2 कर दीजिए। A2/2 x/2, पावर में जो रहेगा उसके घातांक वही रहने दीजिएगा। अब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 4, क्या जाएगा 1/4 यहाँ से निकलेगा, और यहाँ 1/2 ही निकलेगा। तो 1/2 और 1/4 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8 बाहर निकाल लीजिए, इनके स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर कर दीजिए, इनको स्क्वायर करके 2 निकलेगा तो 1/4 के रूप में निकलेगा, और 1/2 बाहर निकलेगा तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, रेट लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है, रेट 1 के, तो रेट 1 लिख दीजिए, और गुणे क्या कर देंगे, 1/8, यानी रेट जो 2 है, सांद्रता आधा करने पर प्रथम जो रेट है उसकी तुलना में 1/8 हो जाएगा, नहीं 8 गुना क्या हो जाएगा, जो सांद्रता, देखिए सांद्रता आधा हो गया, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो सांद्रता घट रहा है, तो कितना गुना कम हो जाएगा, प्रथम रेट की तुलना में जो द्वितीय रेट है उसका प्रथम रेट का क्या हो गया, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो इसको नोट करिए और फिर से समझने का प्रयास करिए कि जो घातांक पूछा है ना, द्वितीय कोटि और प्रथम कोटि, उसी को रख देना है और सांद्रता को आधा कर देना है, बस। जो प्रेशर कह रहा है ना, घटाने पर वॉल्यूम 2 गुना हो रहा है, इसका मतलब सांद्रता या प्रेशर क्या हो गया, आधा हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब सांद्रता घट गया, तो कितना वेग घट जाएगा, 1/8 घट जाएगा प्रारंभिक तुलना वेग की तुलना में, ठीक है। चलिए, तो अब इसका आंसर कहाँ क्या हो जाएगा, पहला, इसके प्रारंभिक मान से 8 गुना कम हो जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन, P4 और 10 में उपस्थित सिग्मा आबंधों की कुल संख्या है। हालांकि ये P ब्लॉक पहले होता था, P ब्लॉक तत्व जो आपके सिलेबस से हट गया है, तो ये 2022-23 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें इंक्लूड था, अभी हट गया है, तो ये क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे P ब्लॉक से, लेकिन आ गया है तो बता देते हैं। कितना होगा, 16 होगा आंसर। क्या हो जाएगा, 16। कैसे हो जाएगा ये देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर P4H10 में इसकी संरचना में सिग्मा बांध कितने हैं गिन लीजिए, तो उसमें कितने मिलेंगे आपको, 16 मिलेंगे, ठीक है। कैसे मिलेंगे आप खुद गिनिएगा इसमें, ठीक है। चलिए अगला, फिर से 7वां क्वेश्चन, एल्युमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए एल्मुना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट को मुख्यतः डाला जाता है। तो ये चैप्टर क्या है, धातु निष्कर्षण चैप्टर से है, ये भी हटा दिया गया है आपके सिलेबस से अभी करंट में। तो क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, 22 और 23 का लिया है, तो ये हटा दिया गया है, तो अभी इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन इसका आंसर मैं बता दूँ। एल्मुना के गलनांक बिंदु को कम करने के लिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर मुख्यतः। हालांकि यदि ए और 4 दोनों ऑप्शन किसी में दिया रहता तो ए और 4 दोनों हो जाता, विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए, एल्मुना के विद्युत गलनांक को घटाने के लिए, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः पूछा, इसलिए इससे ऑप्शन नंबर 1 ही केवल होगा। यदि इन दोनों का किसी में ऑप्शन में मिक्सचर होता तो ये दोनों सही हो जाता, ठीक है ना। चलिए, इससे अभी सिलेबस से आपको इंक्लूड मतलब नहीं है अभी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि दर यानी वेग के बराबर
दर स्थिरांक के बराबर 2 गुणे 10⁻², सेकेंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया की कोटि की पहचान करें। तो इसका इकाई देखते ही आपको पहचान होना चाहिए कि सेकेंड इनवर्स है। सेकेंड इनवर्स किसका होता है? प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का यूनिट यानी इकाई क्या होता है? सेकेंड इनवर्स टाइम इनवर्स, ठीक है ना। इसलिए ये किस कोटि का हो जाएगा? प्रथम कोटि का। इसको इससे मतलब नहीं है कि कितना दिया वैल्यू, क्या यूनिट दिया उससे देख लेना है, ठीक है ना। चलिए अगला 9वां क्वेश्चन, एक जटिल अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि डॉट डॉट इसमें खाली स्थान के बराबर है। किसके बराबर होगा? 4 ऑप्शन, उसके अनुसार आप जाइए। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में रस समीकरणीय गुणांक स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के योग के, समग्र अभिक्रिया के आणविकता के योग के, अभिक्रिया के सबसे तीव्र चरण की कोटि, अभिक्रिया के सर्वाधिक मंद चरण की आणविकता। हालांकि ये सफिशिएंट आंसर देने के लिए ऑप्शन सफिशिएंट नहीं मेरे हिसाब, लेकिन जब मान लीजिए चारों गलत है तो उसमें सबसे अप्रोप्रिएट जो बनेगा उसको लगाना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सबसे मंद जो अभिक्रिया होती है उसके ऊपर उसकी आणविकता के बराबर उसकी कोटि हो जाएगी, ठीक है ना। सबसे मंद अभिक्रिया को नोट करना है, आणविकता ज्ञात करने के कोटि ज्ञात करने के लिए सबसे मंद अभिक्रिया की आणविकता या उसके वेग को क्या किया जाता है? ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे सुटेबल हो जाएगा 4, ठीक है। अगला, एक अणु X किसी दिए गए विलायक में निम्नलिखित समीकरण के अनुसार संबद्ध होती है या होता है। क्या है? X उत्क्रमणी का चिन्ह है, यहाँ पर हो जा रहा है X बाहर N, यानी ये संयोजित हो रहा है, संगुणित एसोसिएशन हो रहा है। X की दी गई सांद्रता के लिए 1/2 गुणांक यानी I का मान 0.8 पाया गया और संबंधित अणुओं का अंश कितना पाया गया? 0.3 था। n का सही मान है, n का सही मान क्या होगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा घुमा के दे दिया है 1/2 फैक्टर से, और एसोसिएशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी अल्फा n और I के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए दे दिया है। तो क्या समीकरण सूत्र होता है जब ये एसोसिएट होता है? एसोसिएट मतलब संगुणित होता है, क्योंकि विलायक में X जाने पर क्या हो रहा है? संगुणित हो रहा है। कितना गुना? n गुना। तो n का मान पूछ रहा है कि कितना गुना संगुणित होगा, तो कैसे लगाएंगे? तो दिया क्या है? I का मान 0.80 दिया है, यहाँ 0.80 कर लीजिए, 83 लिख दिया गया है, तो सही कर लीजिएगा। अल्फा का मान 0.3 दिया है, तो और n का मान पूछ रहा है। तो संगुणन हेतु फार्मूला क्या है? संगुणन हेतु फार्मूला है I बराबर 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई n अपान 1, ये फार्मूला है संगुणन के लिए। फिर से देख लीजिए क्या फार्मूला है? I = 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई n, टोटल डिवाइडेड है 1, ठीक है। इस फार्मूले में I अल्फा का मान रख दीजिए, n का मान निकल जाएगा। तो यहीं पर 1 माइनस क्या किया गया? अल्फा का मान कितना? 0.3 है, 0.3 अपन n, और ये क्या है? 0.8 है। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 3। कितना आ गया? 3। तो n का मान यानी कितना गुना एसोसिएट होकर बना रहा है? 3 हो जा रहा है। एक अणु कितना गुना कम हो जा रहा है? यानी 3 अणु मिलकर एक अणु हो जा रहा है, समझ लीजिए इस रेशियो में है वहाँ पर, ठीक है। यही उसका मतलब है कि संयोजित होने पर क्या हो जा रहा है? n का वैल्यू 3 हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। n का वैल्यू 3 हो जा रहा है, यानी 3 मॉलिक्यूल या आयंस या अवयव मिलकर एक अणु की तरफ व्यवहार कर रहा है, वहाँ पर संयोजित हो रहा है। जैसे एसिटिक एसिड बेंजीन में क्या हो जाता है? 2 अणु मिलकर एक हो जाता है, तो उसी तरह से यहाँ पर 3 अणु मिलकर एक हो जा रहा है, ठीक है। कंपेयर करने के लिए बता रहा हूँ। अगला 11वां क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, बोर्ड के आपके में पूछा जाता है अक्सर। तो क्या है? संकुल CO ये एथिलीन डाइमीन का होल थ्राइस है कि, और इसके बाहर भी ट्वाइस है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कम्प्लेक्स बना दिया है कि इसका ट्वाइस दे दिया है, और सल्फेट आयन का 3 है, में CO की ऑक्सीकरण संख्या है, ठीक है। यानी 1 मोल की जगह पर ये कितने हैं? 2 मोल ले लिया है कम्प्लेक्स आयन। कितना मोल ले लिया है? 2। तो आपको क्या करना है? CO का कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो फार्मूला वही रखेंगे, क्या रखेंगे? कैसे निकालेंगे? देखिए, इसका एथिलीन डाइमीन का क्या होता है? 0 होता है। कोबाल्ट का निकालना है, इसको X मानिए,
इसका प्लस 0 और इसके बाहर क्या दिया गया है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए। और सल्फेट का कितना होता है -2, इसकी संख्या कितनी है 3, बराबर क्या रखेंगे 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2x हो गया, 0 का कोई मतलब नहीं, 2 से गुणा करेंगे 0 में तो इसका कोई मतलब नहीं। 2x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा +6 बटे 2, 2 3 6 यानी +3। तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में 3 दिया है, ठीक है ना, +3 आ जाएगा। ठीक, चलिए समझ में आ गया। अगला 12वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, डाइपेप्टाइड ग्लाइसिन एलेनिन की सही संरचना है, यानी 2 एमिनो एसिड है, ग्लाइसिन है एलानिन है, दोनों के मिलने से कौन सा संरचना बनेगा। इसमें 4 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है, तो बताइए जल्दी से। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है, H2NCH2CO NHCHCH3COOH। मैं इसको आंसर को सही कर रहा हूँ, कैसे बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए चारों में लगभग उसी के इधर उधर करके दिया है। पहला और चौथा में देखेंगे ना, तो ये ग्लाइसिन और एलेनिन दोनों का बस क्या किया गया है, हेरफेर किया गया है, ठीक है। यहाँ पर एलेनिन पहले दे दिया है, ग्लाइसिन दे दिया है, और यहाँ पर पहले में क्या है, पहले जैसे बोला है वैसे ग्लाइसिन पहले लिखा है, फिर एलानिन बोला है। और इसमें क्या किया है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बाएं साइड किया है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बाएं साइड किया है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बाएं साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता है, NH2 ग्रुप होता है, ठीक है, NH2 एमीन ग्रुप। तो आपको स्ट्रक्चर में बता दे रहा हूँ, कहाँ पर बता दो, ये यहाँ पर बता देता हूँ, जगह है यहाँ पर, ठीक है। यस, देखिए 1 मिनट भाई रुक जाओ। चलिए अब देखिए ग्लाइसिन क्या होता है, COOH, इसके साथ दोनों EH लगे होते हैं। यही ग्लाइसिन ही क्या होता है, ऐसा होता है जिसमें अल्फ़ा जो कार्बन होता है वो कायरल नहीं होता है। और एलानिन में क्या होता है, COOH, इधर NH2 और इधर H, इधर ऊपर CH3, क्या हो जाएगा CH3, ठीक है, CH3। अब इसी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो इसका क्या निकलेगा OH, इसका क्या निकलेगा H, इसका एक H निकलेगा, पानी बन के निकलेगा। तो ये बनेगा क्या, CONH बॉन्ड, ठीक है, CONH पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। तो और इधर वाला सेम स्ट्रक्चर रहेगा जो रहेगा, इधर वाला सेम स्ट्रक्चर रहेगा, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप दाहिने होना चाहिए दोनों का, और NH2 ग्रुप कहाँ होना चाहिए, बाएं। तो ये संरचना से CONH2NH बनेगा, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर पहले ऑप्शन में दिया है, ठीक है, और सब एच डी रहेगा। देखिए शॉर्ट में SU लिखा है, H2NCH2CO, और इसका NH एलेनिन का NH है, और इसका CO बचा है। ये बॉन्ड बन गया पेप्टाइड, और ये जो इसका पार्ट बचा हुआ है, इसका पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो ये दाहिने साइड होना चाहिए, इसका दाहिने साइड इन्वॉल्व हो गया, बाएं साइड NH का इन्वॉल्व हो गया, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था 12 क्वेश्चन जो कि आपके CUT में आ चुका है, लेकिन यही प्रश्न आपके नीट में आने योग्य है, मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए मैंने नीट लिख दिया है। नीट में बताया अभी, नीट में 11th और 12th दोनों से प्रश्न आते हैं, जबकि CUT में केवल 12th से। लेकिन ये 12th के जो क्वेश्चन हैं वो नीट के में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, क्योंकि घुमावदार क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा लेवल अप होता है। तो वीडियो कैसा लगा, यदि कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।